चलिए अब रुख करते हैं एग्रीमीटर का। एग्रीमीटर में जो है हम आज जो है विशेष तौर पर मक्के के बाजार से जुड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। दरअसल रबी मक्का की आवक शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में आवक का दबाव अब बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से मक्का की कीमतों में हम कमजोरी की आशंका जो है तमाम एक्सपर्ट जता रहे हैं। साथ ही डिमांड को लेकर के भी कई सारी चिंताएं हैं। ऐसे में मक्के को लेकर के कारोबारियों को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर एक एक करके आप दोनों के पास आएंगे। पहली टिप्पणी रवि जी आपसे जानना चाहेंगे, फीड सेक्टर की ओर से मक्का की डिमांड आपको कैसे दिखाई दे रही है? जैसे जो फीडिंग सेक्टर है उससे तो डिमांड वैसे भी सबड्यूट रही है काफी। मीन्स के डोमेस्टिक डिमांड अच्छे, इंटरनेशनल देखे तो थोड़े जो ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के हिसाब से पहली बार कॉर्न प्राइसेस है मीन्स के वो करेक्ट हुए। जुलाई 2024 से यूएस कॉर्न में रैली हुई थी एंड ग्लोबली कॉर्न प्राइसेस ने बॉटम आउट किया था और तब से लेके आज तक एक भी बार ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें प्राइसेस करेक्ट हुए हो। एंड ये पहला ऐसा महीना है जिसमें प्राइसेस में गिरावट है। 5 to 7% तक की गिरावट अक्रॉस द ग्लोब हमने प्राइसेस में देखी है। उसका बेसिक रीजन है, एक तो यूएस से अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद है। यूएस में जो भी सोइंग है वो उसका प्लांटेड एरिया काफी बड़ा है, तो इस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े सबड्यूट रहे। एज वेल एज जो चाइना की डिमांड है उसको लेकर काफी कंसर्न है, क्योंकि काफी एक्सपोर्ट वहां पे यूएस करता है। तो अगर चाइना की डिमांड वहां पे सबड्यूट रहती है तो मेरे हिसाब से ये इंटरनेशनली भी ये जो न्यूज है आपने राइट टाइम पे ये पॉइंट आउट किया है। पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे अराइवल चालू हुए है, ये सारे फंडामेंटल में प्राइजेस मीन्स फिर भी रिस्पेक्टिव लेवल पे टिके है। पर्टिकुलर फीडिंग डिमांड से ज्यादा अभी जो मेजर फोकस मेज का रहा है वो इथेनॉल का ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही जो ब्लेंडिंग का टारगेट था वो 20% से ज्यादा करके 30% किया है। 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो अगर 30% ब्लेंडिंग करना है हमें 2030 तक, तो यहाँ से काफी सब्सटेंशियल डिमांड अप होगी और वो शुगर सेक्टर से कंप्लीट नहीं हो सकती। इसमें मेज को ऐड होना पड़ेगा, राइस को ऐड होना पड़ेगा, तभी हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग डिमांड है वो 30% की जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, वो कंप्लीट हो सकता है। तो वो डिमांड मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को, डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से मीन्स के इस टाइप का क्रॉप है, क्रॉप भी काफी अच्छा है। लाइक रबी का आप देखे तो 124 लाख टन था, साथ में खरीफ भी 248 लाख टन था। कंबाइंड देखे तो 372 लाख टन अच्छे क्रॉप साइज इस टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो अराइवल्स होगी वो थोड़ी स्टीप होगी और इमीडिएट टर्म्स में जो 2400 के करीब प्राइसेस चल रहा है अच्छे में इसके, शायद लग रहा है कि वो एक फार्मर के लिए या इंडस्ट्री के लिए, सेलिंग के लिए एक बेटर लेवल। ठीक सर। एनजी सर, आपका क्या मानना है? आपको डिमांड कैसी दिख रही है आने वाले टाइम में सर? नमस्कार जी। नमस्कार सर। फीड सेक्टर का जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग आपका 6% का ग्रोथ है इस साल 24-25 जो मार्केटिंग ईयर है। जो कि आपका जो ओवरऑल फिगर आएंगे 24.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का ओवरऑल फीड डिमांड है, जो कि खास करके पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर से आ रही है। और इसके अलावा जो डिमांड आता है वो है स्टार्च, इथेनॉल और फूड सेक्टर से। हालांकि अभी इथेनॉल का स्टोरी ग्रोथ जो है इंडिया में काफी है। इथेनॉल का डिमांड जो है, हमने अगर पिछले साल से देखें, जो मक्के का डिमांड है इथेनॉल को लेके लगभग 81% जंप हुआ है। जैसे लास्ट ईयर लगभग 7 मिलियन मेट्रिक टन्स का क्रश हुआ था इथेनॉल के लिए मक्का का। वही आप अगर देखेंगे तो इस साल लगभग 12.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का क्रश हुआ है, जो कि लगभग डबल से भी ज्यादा है, अराउंड 81% जंप है। तो यही है कि अभी जैसे पहले क्या होता था, मक्के का जो मेजर डिमांड सेक्टर था वो है फीड से था, जो कि पोल्ट्री फीड एंड डेयरी फीड और एक्वा फीड से था। बट उसके साथ ही एक अलग सा जो इथेनॉल का डिमांड है वो काफी बढ़ के आ रही है, जो कि लगभग आपका 13.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का मान के चल रहा है। और इसके अलावा जैसे स्टार्च का भी डिमांड है, लगभग 4.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टार्च का भी डिमांड है। तो कुल मिला के डिमांड ग्रोथ तो हो रही है ओवरऑल सेक्टर में अगर देखें तो मक्के की डिमांड पिक तो हो रही है, लेकिन सर यहाँ पर चिंता रवि सर ये है कि जिस तरीके से दुनिया भर में टैरिफ वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है
और अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्टर है, और ख़ास तौर से चाइना के साथ अगर हम देखें तो अब एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के दोनों के बीच टैरिफ वॉर में जो है लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर से चीन की तरफ से। क्या इस सब का असर मेज़ के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा इस टैरिफ वॉर के दौर में? आपकी टिप्पणी क्या है? जैसे डोमेस्टिक प्राइसेस में मीन्स के वो जो भी कमोडिटीज है एग्रीकल्चर सेगमेंट में जहाँ पे ट्रेड वॉर यूएस एंड चाइना का इम्पैक्ट होना है, डोमेस्टिक प्राइसेस में अभी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया। इंटरनेशनल प्राइसेस में करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। पर्टिकुलर आप देखें तो आई थिंक जो एक महीने में 5 to 7% अर्जेंटीना में भी करेक्शन हुआ, ब्राजील में भी हुआ, यूएस में भी हुआ। तो पर्टिकुलर यही न्यूज है, यही रीजन है जिस हिसाब से एक करेक्टिव मूड हमने देखा है। पर्टिकुलर हायर प्लांटेड एरिया है एंड इस टाइम पे अगर चाइना यहाँ से बाहर नहीं है तो मेरे हिसाब से यूएस कॉर्न के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन खड़ी होगी, क्योंकि वहां पे ऐसा नेगेटिव है क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने बात किया था कि जो आरएम सरसों के लिए हमने बात किया था, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है मुझे कि एक डाइवर्जन ऑफ डिमांड हो सकता है। पर्टिकुलर अगर ये दोनों के बिटवीन ऐसे ही मीन्स के तनातनी रही या टैरिफ वॉर चलता रहा तो एक इंडिया बेटर सोर्स हो सकता है, क्योंकि एक लॉजिस्टिक वाइज भी चाइना को काफी नजदीक है इंडिया एंड रोड या मीन्स कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया का एक सेगमेंट वो भी ओपन हो सकता है अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी एंड वहां पे अगर मीन्स की एक बार टैरिफ का रुख सोल नहीं होता तो डोमेस्टिक प्राइसेस को इतना डेंट नहीं लगेगा जितना इंटरनेशनल प्राइसेस को लगेगा। तो मेरा मानना है कि अभी भी इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस भी अभी जिस हिसाब से अराइवल का प्रेशर है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है वो पूरी एब्सेंट रहेगी। चाइना मीन्स की एक तनातनी पे आ चुका है। पहले ऐसा था कि एग्रीकल्चर आइटम्स है वो शायद ये टैरिफ वॉर से एग्जम्प्ट हो गए, पर जिस हिसाब से सोयाबीन एंड ये दोनों कमोडिटी अंदर आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि चाइना जब तक ये वॉर सॉल्व नहीं होता तब तक कोई बड़ा बायर नहीं होगा यूएस से, जिसका एक सेंटिमेंटल प्रेशर यूएस के कॉन में जो 500 के ऊपर चला गया था वो 484 आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे और 460 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस पे भी ये अराइवल के पीक टाइम पे आ सकता है। बिल्कुल। इंद्र सर, आप कुछ स्टार्च डिमांड के बारे में बता रहे थे, वो थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा स्टार्च डिमांड को लेकर के क्या सिचुएशन इस समय देखने को मिल रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ज़रा पहले। स्टार्च डिमांड अगर हम डोमेस्टिक सेक्टर में देख रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड वो काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है, इनके तरफ से तो डिमांड अच्छी है। बट अगर एक्सपोर्ट मार्केट में देखें तो थोड़ा सा डिमांड रिडक्शन है, क्योंकि एक्सपोर्ट फिगर्स जो है अक्टूबर 2024 से अभी जनवरी 2025 का वो लगभग आपका 1,40,000 टन के आसपास मेज स्टार्च एक्सपोर्ट हो चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग आपका 70,000 टन डाउन साइड है। बाकी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें तो ग्रोथ है, तो इस वजह से लगभग 4.5 से 5 मिलियन टन का जो कॉर्न मेज है वो लगभग आपका स्टार्च डिमांड को फिट करेंगे। ठीक सर। सर, अगला प्रश्न जो है रवि सर आपसे होगा कि अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए आगे खरीफ सीजन के अंदर आपको मक्के की बुआई को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरे हिसाब से बुआई अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि जो उसके अल्टरनेट कमोडिटीज है इसके प्राइसेस भी काफी अच्छी गिरावट के साथ रेडी कर रहे हैं। लाइक कॉटन देख ले, आप पल्सेस देख ले, सब में हाई लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। पर्टिकुलर ऑयल सीड तो काफी मीन्स के आउट ऑफ थीम है, तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक इस टाइम थोड़ा डाइवर्जन ऑफ क्रॉप हो सकता है, जिसमें शुगर कैन, मेज, इसको एक मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये करंट मार्केट प्राइस है मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल 2300 से 2400 के बिटवीन मक्के के प्राइस स्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से एक बेटर रियलाइजेशन ही मानना चाहिए फार्मर्स के लिए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्रॉप डाइवर्जन होगा और जो खरीफ मक्का है उसके जो सोइंग है उसके भी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि रेनफॉल की एक्सपेक्टेशंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एज वेल एज जो स्काईमेट है 103 पे है, जो आईएमडी 105 पे है। तो एवरेज से अगर इतना अच्छा मानसून रहता है तो मेरे हिसाब से मक्के जैसे क्रॉप, राइस जैसे क्रॉप है जिसमें इमीडिएटली एक अच्छा माहौल बनता है। इन पर्टिकुलर जिस टाइम मानसून अच्छा रहता है मक्के का उत्पादन पे काफी रिकॉर्ड होता है। तो ये इस साल पे मुझे लग रहा है कि फार्मर का जो अट्रैक्शन है इस टाइप में होगा, मेज पे होगा एंड आगे जाके
अगर अराइवल्स के मीन्स के अगर सोइंग के नंबर आना स्टार्ट हो गया आपको मई एंड से जून मिड तक, उसमें मक्का मीन्स के ये अगर प्राइसेस टिके 2300 के ऊपर, तो मक्के में अच्छा फार्मर का इंटरेस्ट आ सकता है। अच्छा इंटरेस्ट आ सकता है सर। अच्छे मानसून की उम्मीद मौसम विभाग का जो अनुमान है इंद्रजीत जी, वो जताई गई है इस बार सामान्य से अच्छा मानसून रह सकता है। अभी पहला एस्टिमेट जारी किया गया है, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करें सोइंग को लेकर के मक्के की? मक्के की सोइंग इस साल तो बढ़ सकेगी, बढ़ेगी लगभग 5% का एक्सपेक्टेशन है बढ़ने की। उसका रीजन वही है कि जैसे हम इथेनॉल का डिमांड देख रहे हैं, काफी ग्रोइंग डिमांड है, और जिस तरीके से डिस्टिलरीज जो सेटअप हो रहे हैं हर एक स्टेट में, उसके भी नंबर्स ऑफ डिस्टिलरी भी बढ़ रहे हैं, और जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डिस्टिलरीज थे इनके भी जो कैपेसिटी है इथेनॉल प्रोडक्शन की, इन पे भी काफी इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस डिमांड को देखते हुए जैसे मैं हाल फिलहाल में लाइक उत्तर प्रदेश के जो मक्के ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स है, काशगंज, कन्नौज, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने एक क्रॉप सर्वे किया था जो कि समर क्रॉप के लिए, और उधर ग्राउंड पे मतलब विजुअली देखने को मिला कि जो मेज का एरियाज है काफी बढ़ रहे हैं समर क्रॉप के हिसाब से। और ये लास्ट 2-3 साल से ये ट्रेंड बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, समर क्रॉप इतनी बड़ी नहीं आती थी, जो कि लास्ट 1-2 साल से हमें देखने को मिल रही है, और वो मतलब ग्राउंड रियलिटी है। मतलब मैं वही क्रॉप सर्वे से वही देखा था। और जैसे ही बाकी राज्यों में, जैसे बिहार और जो भी राज्य है, इन सब में भी जैसे इस सीजन जो रबी सीजन का जो क्रॉप था, इधर भी एरिया काफी बड़े हुए थे, और किसानों से भी बात करके लगा कि अगले खरीफ सीजन में जहां जहां होती है, जैसे एमपी में खरीफ सीजन में काफी बड़ी क्रॉप आती है, कर्नाटक में काफी क्रॉप आती है, बड़ी क्रॉप आती है, तो उधर के किसानों से भी बात करके यही लगा कि मक्के पे उनका रुझान ज्यादा है, और बाकी क्रॉप से डाइवर्सिफाई हो सकती है। जैसे ऑयल सीड में बेसिकली सोयाबीन, जो कि एमपी में काफी लार्ज एरिया कवर करती है, तो सोयाबीन से काफी एरिया तो इधर स्विच हो जाएगी, क्योंकि इस साल प्राइसेस लास्ट 2 ईयर्स से प्राइसेस काफी डाउन साइड थे। और मक्के में क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एज कम्पेयर टू सोयाबीन कम है, और रिटर्न्स ओवर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से तो लगभग 5% की उम्मीद है खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बढ़ेगी। और जो टोटल एरिया है लगभग 12 मिलियन हेक्टर्स का एक्सपेक्टेशन है, जो कि पिछले साल 11.5 मिलियन हेक्टर था। और वही अगर ट्रेंड डील को हम पिछले लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड डील को हम अगर देखते हैं डील को, तो प्रोडक्शन भी लगभग 42 मिलियन मेट्रिक टन की आ सकती है, जो कि पिछले साल तीनों सीजन का मिला के, खरीफ, रबी एंड समर, तीनों का मिला के 40 मिलियन टन का एस्टिमेट है। तो 2 मिलियन टन उधर से भी बढ़ोतरी हो सकती है। जी, शॉर्ट टर्म में किस तरीके का आउटलुक आप देख रहे हैं मक्के की कीमतों को लेकर के? यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर आपको लगता है रिकवरी आ सकती है? अभी यहाँ से प्राइस आउटलुक क्या है आपका? मक्के की प्राइसेस स्पेशली अगर मैं बिहार मार्केट की बात करता हूँ, क्योंकि अभी खास करके जो अराइवल्स आ रही है बिहार में ही आ रही है, बिहार की मंडियों में, तो अगर हम बिहार के प्राइसेस देखें, लास्ट सीजन 2800 या 2850 रुपीज पर क्विंटल की रिकॉर्ड हाई बनाई थी प्राइसेस, और उसके बाद जैसे मिड फरवरी से प्राइसेस टूटना चालू हुआ, तो लगभग बाई मार्च एंड 26 मार्च के आसपास 2310 रुपए प्रति क्विंटल का भी प्राइसेस कोटेशन था। बट उसके बाद जैसे रेनफॉल फॉरकास्ट था बिहार में, या रेनफॉल मेटेरियलाइज भी हुआ है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां मक्के की ज्यादा उत्पादन है, जैसे पूर्णिया, खगड़िया, इस साइड में, तो उसके बाद ही 100 रुपए का एक जंप देखा था हमने प्राइसेस में, करीब 2400 के ऊपर टच किया था। बट हाल फिलहाल में भी वही रेंज चल रहा है, 2370 से 2400। और जैसे ही ये बारिश का फोरकास्ट थोड़ा क्लियर आउट हो जाए, और बारिश की वजह से क्या है कि अराइवल्स में भी थोड़ा और डिले आने की चांसेस है, जिस वजह से बारिश की वजह से अराइवल्स अभी आ नहीं रही है, तो इस डिले के चलते लाइक एक हफ्ते तक तो प्राइसेस फ्लैटन ही रहेंगे, इसी रेंज में घूमेंगे। बट एज एंड व्हेन अराइवल्स ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, तो एक बार तो हम 2300 रुपीज पर क्विंटल की प्राइसेस हम देखेंगे, और उसके बाद का जो टारगेट है लगभग 2220 से 2250 के रेंज तक का बॉटम आउट कर सकते हैं उस रेंज में। और ये जो प्राइसेस है एक्स वेयर हाउस के प्राइसेस है, जो मंडी लेवल में आप मान के चलिए 2070 से 2100 के रेंज तक का डाउन साइड दिख सकता है। ठीक सर, एनजी सर, थैंक यू, आपका धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय इस पूरी चर्चा के दौरान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
लेकिन रवि सर आपके पास आएंगे और आपसे भी समझना चाहेंगे सर कि अभी आप शॉर्ट टर्म में आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं मक्के को लेकर के, यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की? जड़ सर 2270 से लेके 2301 का बॉटम मानना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जैसे अराइवल स्टिक होगी बढ़ती जाएंगे और इंटरनेशनल प्राइसेस में जो प्रेशर है इसका एक एडिशनल थोड़ा यहाँ पे सेंटिमेंट हो सकता है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो हमारे 2100-2200 के भी लेवल आ सकते हैं। पर जिस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा डाइवर्जन ऑफ डिमांड हो सकता है। हमारे पास इस टाइम जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, चाइना हर कंट्री घूम रहा है अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ पॉजिटिव आउटकम अगर आया तो हमारा काफी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज वहां पे जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस फिर भी प्रोटेक्टिव रहेंगे एंड आई थिंक 2280-2300 के करीब एक बॉटम दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से मुझे लग रहा है कि अराउंड मींस के जैसे ही एंड ऑफ दिस अप्रैल से मई की शुरुआत में वो पिक होता है अपना अराइवल्स, तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि एक बार 2300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए 2300 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सर जाने से पहले आपसे ये बात ज़रूर समझना चाहेंगे, हमारे तमाम दर्शक वेट करते हैं कि इस समय एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही है, अभी कहाँ ट्रेड करें, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपकी क्या होंगी? जब से हायर लेवल से टर्मरिक में काफी बड़ा प्रेशर बना है। थोड़ा क्रॉप डाइवर्जन का भी यहाँ पे काफी अच्छा गेम दिख रहा है क्योंकि टर्मरिक ऐसी कमोडिटी जिसको इनिशियल फेज पे ज्यादा पानी चाहिए। अगर मानसून अच्छा रहता है, इवन रहता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से अभी प्राइस चल रहा है बहुत बड़ा एरिया टर्मरिक में डाइवर्ट होगा सोयाबीन से। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा कैंडिडेट है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि बेच के चलना चाहिए। लास्ट टाइम हमने जब सेल दिया था, लास्ट टाइम जब हम मिले थे 15,300 के प्राइसेस थे और वहां से अभी 15,080 के प्राइसेस आ चुके हैं। यहाँ पे भी सेल किया जा सकता है। 14,700 का टारगेट होगा, 15,280 का एक स्टॉप लॉस लगा है। सेकंड जो रिकमेंडेशन गुआर गम पे होगा, गुआर गम नियर अबाउट पे एक्सपायरी, जैसे ही एक्सपायरी आज लास्ट है नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी वहां पे आ सकती है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस भी रिवाइव हुए हैं, साथ में जितना मंथ के सप्लाई आना था वो आ चुका है। तो अभी मुझे लग रहा है कि नया स्विंग के नंबर कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं आ सकते। ये प्राइस पे लगातार 3 साल से यही घूम रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस करें। 10,000 के करीब गुआर गम अभी चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 9,860 का और अपर से जो टारगेट है वो 10,380 तक आ सकता है। जी चलिए, इस बीच तो गुआर गम में यहाँ पर मई फ्यूचर खरीदने की सलाह है। 10,000 के आसपास खरीदें, 9,880 का स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य जो आपको देखने को मिल सकता है वो 10,380 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज़ को लेकर खासतौर से मीज़ पर इतनी डिटेल में बातचीत करने के लिए, मक्के पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। तो एग्रीमीटर को तो हम यहाँ पर जी सर, थैंक यू सर।